हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की अभी डेट नहीं आई है, न तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी नीट ने अपनी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को अपलोड कर दिया है। यूपी नीट की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन क्या है और उस नोटिफिकेशन में पूरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसका जो डिटेल दिया गया है वो इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। इसलिए खासतौर पर वो स्टूडेंट जो पहली बार काउंसलिंग करने जा रहे हैं वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि एक एक पॉइंट का डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि इस बार यूपी नीट की काउंसलिंग 3 राउंड में होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और उसके बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड यानी चौथा और लास्ट राउंड होगा। इस काउंसलिंग में कितनी सिक्योरिटी मनी जमा होती है, किस केस में सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा होता है और विभिन्न तरह की जो सारी बातचीत है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया कोटा की नीट की काउंसलिंग है, उसकी अभी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन इसी दौरान यूपी स्टेट ने अपनी मेडिकल सीट की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा लखनऊ 26 जुलाई का नोटिफिकेशन है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रदेश की राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस तथा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने के संबंध में 2024 और 25 का जो सेशन होगा उसमें किस नियम के अनुसार कौन से रूल्स होंगे उनके अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई। मेन पॉइंट यहाँ से यूजी 2024 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्टेट कोटे की 85% एवं निजी अल्पसंख्यक चिकित्सा संस्थानों की 100% स्नातक यानी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका ब्रोशर। नीट यूजी 2024 के माध्यम से चयनित छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण, धरोहर राशि के भुगतान आदि की कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी योजना भवन लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया गया है। तो ये संस्था जो है वो काउंसलिंग के सारे कार्य कराएगी। यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु स्टेट मेरिट सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा एनआईसी के सहयोग से तैयार की जाएगी। बेटा नोटिफिकेशन को डिटेल में इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी का नोटिफिकेशन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और ये इतना महत्वपूर्ण बेटा प्रोसेस है काउंसलिंग का कि अगर आप डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ जाएं तो काउंसलिंग आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये जो काउंसलिंग में सहयोग की बात की जाती है इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप अगर नीट की परीक्षा को पास कर सकते हैं तो आप इतने काबिल हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी खुद कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आप में से वो स्टूडेंट जो शुद्ध हिंदी में नोटिफिकेशन को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उनके लिए मैं इसे डिटेल में पढ़ दे रहा हूँ। इवन जो बच्चे हिंदी नोइंग ही हैं यानी वो इंग्लिश मीडियम के नहीं है उनके लिए भी इतना शुद्ध हिंदी में लिखा गया नोटिफिकेशन थोड़ा सा भारी पड़ता है। यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु विवरण पुस्तिका यानी ब्रोशर तैयार किए जाने की कार्रवाई महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति जिसमें केजीएमयू लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अधिकारी सम्मिलित होंगे के माध्यम से संपन्न की जाएगी। काउंसलिंग की विवरण पुस्तिका यानी जो ब्रोशर है उसको तैयार करने में केजीएमयू लखनऊ जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया यानी आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो लखनऊ का है वो और साथ ही साथ जो चिकित्सा महानिदेशालय है उसके अधिकारी मिलकर के इसे तैयार करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आपके लिए एक मुख्य पॉइंट है, उसे जरा ध्यान से देख लें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अर्हताएं निम्नवत हैं। अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यूजी 2024 की परीक्षा में प्रतिभाग यानी पार्टिसिपेट किया हो तथा परीक्षा में अर्ह मतलब एलिजिबल घोषित किए गए हो ही काउंसलिंग हेतु अर्ह यानी एलिजिबल माने जाएंगे। यानी जिन लोगों ने 2024 की नीट की परीक्षा दी है और उसमें जो वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कि पहले जनरल कैटेगरी के केस में 164 मार्क्स थे, बाद में ये 162 हो गए जो फाइनल रिजल्ट अभी कल आया है उसके अनुसार, तो आपके नंबर कम से कम 162 इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी के केस में 127 नंबर हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एनटीए द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर के अनुसार ही काउंसलिंग में पंजीकरण करा पाएंगे। आप किसी दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हैं और आप यूपी में किसी सीट के लिए
अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें आपका कैटेगरी वाला नियम नहीं लगेगा, उसमें आपका अनरिजर्व वाला नियम लगेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को एनटीए द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यानी दूसरे स्टेट के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर यूपी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो उनको वो जो मिनिमम कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 162 यही मान्य माना जाएगा। आपके लिए कैटेगरी वाला कट ऑफ जो एनटीए ने निर्धारित किया वो नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज यू बिलोंग्स टू द अदर स्टेट। प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेज तथा डेंटल कॉलेजेस, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अब यहाँ पर बेटा ये डोमिसाइल की बात आ गई, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रूल ऑफ डोमिसाइल। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मतलब बेटे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट जो है वो अगर यूपी से किया है तो आपको किसी भी तरह का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने 10वां और 12वां उत्तर प्रदेश से किया है, यूपी के किसी कॉलेज से किया है, तो आपको किसी भी तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस पॉइंट का बेटा ये मतलब है कि सपोज आप यूपी के मूल निवासी हैं, आपके पेरेंट का ट्रांसफर हो जाता है, आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और आपके पेरेंट वहां जॉब कर रहे हैं, इसलिए आप वहां से हाई स्कूल और इंटर दोनों वहां से करते हैं, या हाई स्कूल और इंटर में से कोई एक चीज वहां से करते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो सक्षम अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार का, वहां से निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, 10वां और 12वां उत्तर प्रदेश से आपने किया है, आप यहीं के निवासी हैं। आप बाहर के भी किसी स्टेट के हैं लेकिन आपने 10th एंड 12th यूपी से किया है तो आप यूपी के निवासी माने जाएंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आपको किसी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी के ही मूल निवासी हैं और आपने 10th और 12th दोनों या इनमें से कोई एक बोर्ड का एग्जाम यूपी से बाहर से किया है तो आपको यहाँ का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र बनवाना और प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान मतलब कुछ ऐसी संस्थान हैं जो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको यूपी का निवासी होना जरूरी नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बीडीएस या एमबीबीएस में आप एडमिशन चाहते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी नहीं है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए आपके लिए डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं, आप कहीं से बिलोंग करते हो आप एडमिशन ले सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2023 के स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह यानी एलिजिबल नहीं होंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ध्यान होगा जब 2023 की लास्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही थी और स्टे राउंड की काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया कोटा में भी नियम था और यूपी स्टेट कोटा में भी नियम था, क्या अगर स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और उस सीट को अलॉट होने के बाद आपने वहां एडमिशन नहीं लिया, तो भाई साहब आप नीट का एग्जाम तो 2024 में दे सकते थे, लेकिन यूपी स्टेट की काउंसलिंग में 2024 की काउंसलिंग में आप पार्ट नहीं ले पाएंगे। तो आपको मैं फिर बता दूं, 2023 की स्टे राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट अलॉट हुई है तब, और आपने एडमिशन नहीं वहां लिया या नहीं ले पाए, कुछ भी कारण हो, तो फिर आप 2024 की यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नीट यूजी 2024 हेतु एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, किस विषय में क्या मार्क्स होने चाहिए, अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो जो एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपना क्राइटेरिया रखा है वही लागू होगा।
पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे? यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट, ये बेटा वेबसाइट है upneet.gov.in। तो upneet.gov.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अभी शुरू नहीं हुआ बेटा कि आप जाके सर्च करने लगे, क्योंकि पहले ऑल इंडिया बेटा कोटा की काउंसलिंग और काउंसलिंग की डेट्स आएंगी, तब स्टेट्स की आएंगी। ये नोटिफिकेशन देकर के उन्होंने क्लैरिटी दी है कि भाई आप ऐसे तैयार रहिए, तो जब बेटा इसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग है तो पंजीकरण शुल्क निम्न अनुसार देय होगा। तो काउंसलिंग के लिए अमाउंट यू हैव टू पे, वो क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क निम्न अनुसार देय होगा, यानी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो क्या होगी? प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु 2000 रुपए। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसके लिए आपको 2000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है। स्टे वैकेंसी राउंड हेतु 1000 रुपए है, और जब स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे तो उसमें ये 2000 जमा होने के बावजूद भी कुछ कंडीशंस में 1000 और जमा होना होता है। और किन कंडीशंस में यही 2000 वाला स्टे राउंड में जाता है वो आगे या आगे आने वाले नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो आप चाहे पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर आए हैं, आपको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फीस सबसे जमा होगी या नहीं होगी ये नोटिफिकेशन के समय ही बात की जाएगी। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ये है बेटा कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल है, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी, यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी मनी निम्न अनुसार निर्धारित की जाती है। राजकीय क्षेत्र के कॉलेजों हेतु 30,000 रुपए, मात्र निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस हेतु 2 लाख रुपए तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजेस हेतु 1 लाख रुपए। तो आपको सरकारी कॉलेज की काउंसलिंग करनी है, सिर्फ आप 30,000 रुपए की फीस जमा करिए। आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की काउंसलिंग करनी है तो आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग करनी है तो 1 लाख करनी होगी। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हमें गवर्नमेंट और मेडिकल दोनों कॉलेजेस की करनी है, तब क्या होगा? उसके लिए देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दोनों के सीटों हेतु काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की धरोहर राशि जमा करनी होगी। मतलब आप समझिएगा, आप चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस उसमें भी पार्टिसिपेट करूं, तो जो बड़ी अमाउंट वाली फीस है, आपको पता गवर्नमेंट की फीस 30,000 है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज की फीस 1 लाख है, लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस की फीस 2 लाख रुपए है सिक्योरिटी मनी, तो आपको 2 लाख जमा करना है। तो अगर आप 2 लाख जमा कर देते हैं तो आप सरकारी एमबीबीएस सीट्स, बीडीएस सीट्स और प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस सीट सभी के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। करेक्ट? ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेंटल कॉलेज हेतु काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें मात्र 1 लाख रुपए की धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज की ही काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों डेंटल कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। धरोहर राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही जमा कराई जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह यानी एलिजिबल नहीं होंगे। तो बेटा सिक्योरिटी मनी अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपको काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता है, आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी मनी जमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर राशि उसी खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी जिस खाते से उसका भुगतान किया गया है। आपने बेटा फर्स्ट राउंड से आखिरी राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, स्टे राउंड तक आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, अलॉट हुई और आपने एडमिशन नहीं लिया, उसके नियम अलग है। मैं सिर्फ एक नियम बता रहा हूं, आपने पहले, दूसरे, तीसरे राउंड और आखिरी में स्टे राउंड, और अगर कई बार सीट नहीं भरी जाती तो सुपर स्टे राउंड तक आप गए और आपको कोई एक सीट मिली ही नहीं, आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है ये उसी अकाउंट में वापस आएगी जिस अकाउंट से पे किया गया था। तो इसलिए आप सभी लोगों को बेटा मेरा सजेशन है कि आप में से कई विद्यार्थी जब फीस जमा करने की अफरा तफरी में रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो साइबर कैफे पे जाते हैं, और जब उनको लगता है कि ऑनलाइन मोड में
फीस जमा करने के लिए उनके पास कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं है या यूपीआई नहीं है, तो फिर वो साइबर कैफे के लोग हैं, उन्हीं से फीस जमा करा देते हैं। वो अपने अकाउंट से फीस जमा कर देते हैं, आप उन्हें कैश में पैसा दे देते हैं। तो भैया ध्यान रखना, अगर अमाउंट वापस आएगा तो उन्हीं के अकाउंट में वापस आएगा। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि अमाउंट वापस आ गया है, और वो कई बार महीनों तक आपको घुमाते रहते हैं कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो इंश्योर कर लीजिए, अपने किसी नजदीकी व्यक्ति के अकाउंट से ही सिक्योरिटी मनी जमा करिए, जिससे कि जब पैसा वापस आए तो वो आपको आसानी से मिल सके। अब आइएगा, अभिलेखों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मोड में करने हैं, फिर उनका वेरिफिकेशन होगा। क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? हाई स्कूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इंटरमीडिएट मार्कशीट लिखा है, लेकिन मेरा उत्तर है सर्टिफिकेट भी आप रख लीजिएगा। तो हाई स्कूल इंटर मार्कशीट दोनों का सर्टिफिकेट रख लीजिए। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कैटेगरी का आरक्षण ले रहे हैं इनमें से, तो इनका प्रमाण पत्र रखिए। कोई भी कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी पर्सन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, कुछ भी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू हो, आपने 10वां और 12वां उत्तर प्रदेश से नहीं किया है, कहीं बाहर से किया है, चाहे सिर्फ 10वां किया हो चाहे 12वां, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यूपी नीट यूजी 2024 में पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा। तो जो ऑनलाइन बेटा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, उनका सत्यापन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ नोडल सेंटर बनाए गए हैं। आपको इनमें से जो नोडल सेंटर नजदीक हो वहां पर पहुंचना होगा। वो नोडल सेंटर्स क्या है आप देखिएगा। केजीएमयू लखनऊ, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ, तो लखनऊ के 2 सेंटर हो गए। कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, आगरा का मेडिकल कॉलेज है, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इनके सब मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप पढ़ लेंगे। इटावा, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर। ये बेटा 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन्हीं में से किसी में जाके आपको जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे काउंसलिंग के, उनका वेरिफिकेशन कराना। आपको खुद ही पहुंचना है, आपको फिजिकली पहुंचना है। आरक्षण, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल आरक्षण, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में है वो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, यानी इतने परसेंट इस कैटेगरी को, इतने परसेंट इस कैटेगरी को, इसे हम वर्टिकल आरक्षण कहते हैं। उसके क्या नियम है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्वशासित संस्थानों, और फिर इसको ब्रैकेट में लिखा है विशेष समन्वित योजना के अंतर्गत स्थापित मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो किसी खास कैटेगरी के उत्थान के लिए ऊपर लाने के लिए बनाए गए हैं। तो वहां पर जो आरक्षण के नियम है वो अलग है। मतलब वहां पर हो सकता है किसी खास कैटेगरी का आरक्षण जो है, जो आमतौर पर हम समझते हैं, हम देखते हैं होता है, उससे बिल्कुल अलग होता है। तो कहते हैं इन संस्थाओं में आरक्षण का वो नियम नहीं लगेगा जो आगे बताने जा रहे हैं। तो को छोड़कर में स्नातक पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षित वर्ग जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण होगा। तो बेटा ये जो कॉलेज है जो विशेष रूप से किसी कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं, इनके अलावा जितने राजकीय क्षेत्र यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आरक्षण का नियम क्या है वो आपके सामने है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 21% का आरक्षण है, 21%। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए 2% का आरक्षण है यूपी स्टेट के अंदर। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है। ये आरक्षण की व्यवस्था है, ये वर्टिकल आरक्षण है। इन सभी कैटेगरीज में, इन सभी आरक्षण की व्यवस्थाओं के अंदर हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी है, वो आगे आपको दिया जाएगा। A to Z आपको बात इस वीडियो में बता रहे हैं। काफी लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि आपको कोई भी बात पता करनी हो आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद आता है, यहां तक बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आरक्षण है वो किस रूल के अनुसार ये दिया गया, ये डिटेल किया गया। तो ये टेक्निकल मामला हमारे आपके लिए नहीं है। प्रदेश में विशेष समन्वित योजना यानी एससीपी के अंतर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर, ये बेटे 4 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, ये बेटा एससीपी के लिए बनाए गए हैं।
ये एक विशेष व्यवस्था है जिसमें किसी वर्ग को ऊपर लाने के लिए कुछ अधिक आरक्षण दिया जाता है। में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत शासन द्वारा स्टेट कोटे की सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्नवत किया गया है। तो आप बड़ा ध्यान रखिएगा, इन 4 एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एससीपी के तहत वर्टिकल आरक्षण जो अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ा उससे अलग आरक्षण है। वो क्या है? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए इनमें 62 सीट्स पर आरक्षण है, यानी यहां पर 100 सीट्स हैं। 100 में से 15 सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा के नियम लगेंगे। और उनमें से जो 85 सीट्स बची, इनमें से बेटा 15 ऊपर चलेंगी, 85 सीट्स बची। इन 85 सीट्स में से 62 सीट 62 सीट जो हैं वो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीट आरक्षित है, यानी इन 85 बची हुई सीट में से 5 सीटें एसटी के लिए फिक्स है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए इनमें से 11 सीट आरक्षित हैं और अनारक्षित सीट यानी अनरिजर्व सीट सिर्फ 7 है, ओनली 7। और इन सभी का टोटल आप देखिए तो 85 आता है, क्योंकि आपको पता है स्टेट कोटा में 100 में से 85 यानी 85% सीट्स दी जाती हैं। तो भाई देख लेना, इन 4 मेडिकल कॉलेज में नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, ये अलग से विशेष रिजर्वेशन पॉलिसी है। ये बात आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण, जो बेटा वर्टिकल आरक्षण है, जैसे एससी को 21% है, एसटी को 2% है, ओबीसी को 27% है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनको 10% का आरक्षण है। अब इन सभी परसेंटेज के अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, और वो क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए तो 2% आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग, सेवानिवृत्त या शहीद के पुत्र या पुत्री के लिए 2% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। इसी तरह से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% का आरक्षण है। मतलब आप ध्यान रखिएगा, दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी का आरक्षण वर्टिकल आरक्षण नहीं है, हर कैटेगरी के अंदर 5% है, करेक्ट। जैसे 27% ओबीसी को आरक्षण है, इसमें 5% पीडब्ल्यूडी का आरक्षण है। अगर वो कैंडिडेट नहीं होंगे उतने तो फिर वो ओपन ओबीसी में चली जाएंगी सीट्स। एनसीसी कैडेट के लिए कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने एनसीसी कर रखा है, आपके पास बी ग्रेड के साथ सी सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ग्रेड जो होना चाहिए बी ग्रेड होना चाहिए, यानी इससे कम ग्रेड नहीं होना चाहिए, तो आपको 1% आरक्षण मिलता है। ये स्टेट में बात हो रही, यूपी स्टेट में। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको 20% आरक्षण है। मतलब समझे बेटा, आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहां 100 सीटें हैं, मान ली 100 सीटें हैं, आप वो मत सोचिएगा 100 में 15% तो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, नहीं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए यूपी स्टेट कोटा में आपको उस कॉलेज में 100 सीटें मिली, उन 100 सीटों में 27% ओबीसी को रिजर्व है। इस 27% का जो 20% है, यानी लगभग 5.5 सीट जो है, राउंड ऑफ करके वो जो भी नियम लगाते हैं उसको 6 करते हो या 5 करते हो, ये गर्ल्स को मिलेंगी। इन 27 सीटों में से 5 या 6 गर्ल्स कैंडिडेट हो। भैया ध्यान रखना, गर्ल्स को 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कब से क्या नियम लगा, उसको एक जो केस है जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है बेटा। इसी तरह से स्पेशल अपील संख्या सुरेंद्र कुमार देश में, इसमें जो और आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उसका रेफरेंस दिया गया कि किस केस के तहत ये आरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। मैं ये पढ़ देता हूं सेकंड वाला पॉइंट। स्पेशल अपील संख्या 689/2015 सुरेंद्र कुमार कनवत बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/10/2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं होगा, करेक्ट। तो ये क्या बता रहे हैं, ये केस था, इसमें ये फाइनल हुआ था कि कोई भी स्टूडेंट अगर दूसरे राज्य से आता है या किसी भी यूनियन टेरिटरी से आता है और यूपी के अंदर माइग्रेट होकर के रहने लगता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से किसी एक और केस का रेफरेंस दिया गया है, ये आपके सामने है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या किया गया है, ये बेटा लीगल चीजें हैं। आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र दिव्यांगता एवं एनसीसी प्रमाण पत्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा। तो बेटा ये जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट है
ये उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी और विभाग के द्वारा बनाया गया मान्य होगा। इससे सिर्फ दो लोगों को छूट है, दिव्यांगता यानी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब इन दो कैटेगरी के अलावा भारत सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जाति के प्रमाण पत्र या और रिजर्वेशन के प्रमाण पत्र मान्य स्टेट में, यूपी में नहीं होंगे। तो यूपी स्टेट में आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो यूपी स्टेट के विभाग से उसके अधिकारी के सामने बनाया हुआ प्रमाण पत्र लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीसी और पीडब्ल्यूडी को छोड़ के। ये बेटा सेंट्रल का बना हुआ भी मान्य है। नेक्स्ट देखिएगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल काउंसिल कमेटी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केंद्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। तो बेटा जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होगा वो इस विभाग के द्वारा ही जारी किया गया होगा, तभी मान्य होगा। एनसीसी प्रमाण पत्र कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा। तो जिन अधिकारियों के द्वारा ये सर्टिफिकेट बनाने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हीं के आपको बनवाने पड़ेंगे। ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50% सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जाएगा तथा बाकी 50% सीटें ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवंटित की जाएंगी। बेटा अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो किसी खास अल्पसंख्यक कैटेगरी के लिए आरक्षित है, जैसे टीएमयू जो है मुरादाबाद का इंस्टीट्यूट, वो जैन कम्युनिटी के आरक्षित है, तो उनकी 50% सीटें जो हैं जैन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है, बाकी 50% सीटें ही ओपन कैटेगरी की होंगी। हालांकि अगर ये 50% जैन वाली अगर भर्ती नहीं है तो आखिरी वाले बाद के राउंड में ये ओपन कैटेगरी में आ जाती हैं, लेकिन शुरुआत के राउंड्स में पहले दूसरे तीसरे राउंड तक ये 50% सीटें जैन कम्युनिटी के लिए ही आरक्षित होती हैं। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो एक आध कॉलेज है वहां पर भी ऐसे ही नियम रखते हैं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी नियम ऐसे ही है। काउंसलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया मतलब किस तरह से काउंसलिंग की जाएगी और कॉलेज कैसे आवंटित होगा। भारत सरकार द्वारा नीट यूजी 2024 काउंसलिंग है तो निर्गत समय सारणी में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा स्टेट की काउंसलिंग हेतु समय सारणी पृथक रूप से निर्गत की जाएगी। तो बेटा ये समय सारणी यानी शेड्यूल आएगा थोड़े दिन बाद। काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से 4 चक्रों में होगी। 4 राउंड में काउंसलिंग होने जा रही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड, और उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, अगर स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी कुछ सीटें खाली हुई तो सुपर स्टे राउंड भी होता है, जैसा कि 2023 में हुआ था। और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी। अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसलिंग तक अपग्रेड करने हेतु यानी एलिजिबल होंगे। आप फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड और उसके बाद थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी फर्स्ट राउंड में आपको एक सीट अलॉट होगी, आप जाके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया कर लीजिए और वहां पर टिक कर दीजिए कि आप अपग्रेड करने के लिए सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड में मान लीजिए आपको दूसरी सीट अलॉट हुई और आपको लगा हमें इससे बेहतर कॉलेज थर्ड राउंड में मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए। आप थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड के बाद अपग्रेडेशन नहीं, क्योंकि स्ट्रेट वैकेंसी राउंड आ जाएगा। तो आप 3 राउंड तक अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य एलिजिबल अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाएगी। मतलब आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में एक सीट अलॉट हो गई, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, अब आपको सेकेंड राउंड में वो सीट जिसके लिए आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था उनमें से कोई सीट मिल गई, तो फर्स्ट राउंड की सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, वो किसी और को अलॉट हो जाएगी। करेक्ट। पुनरावंटन यानी रिशफलिंग न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी। अगर आपकी सीट सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं होती है तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिल गया था, जहां पर आपने एडमिशन ले लिया था, वही सीट बनी रहेगी। पुनरावंटन यानी रिशफल अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प अगले चक्र की काउंसलिंग में न भरें।
मतलब आपको जो सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई है, मान लीजिए आपको एमबीबीएस मेरठ अलॉट हो गया है और आपको लगा अपग्रेड करने के लिए मैं उससे बेहतर कॉलेज जो भी आप समझते हो उसमें जाना चाहते हैं, तो फिर अगर आपको फर्स्ट राउंड में मेरठ की सीट अगर अलॉट है तो आप उसको सेकंड राउंड के चॉइस फिलिंग में मत भरिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। क्योंकि आप देखिए क्या कहते हैं, यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात अभ्यर्थी को पुनरावंटन के फलस्वरूप वही सीट पुनः आवंटित हो जाती है, मतलब आपने फर्स्ट राउंड में सीट जो अलॉट हो गई गलती से चॉइस फिलिंग में उसको भी डाल दिया, सारा का सारा प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर ये सीट आपको वापस सेकंड राउंड में भी दे देगा क्योंकि आपने चॉइस में भरा है। तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः संपन्न करनी होगी, अन्यथा की दशा में पूर्व से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व तो अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा। अब ऐसी दशा में क्या होगा, आपको सेकंड राउंड में वही सीट फिर आवंटित हो गई, तो आप जाइए पुनः प्रवेश प्रक्रिया फिर करिए क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने इस पे एडमिशन प्रोसेस कर लिया था। अन्यथा की दशा में पूर्व से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी, मतलब आपको सेकंड राउंड में वही सीट अलॉट हो गई जो फर्स्ट में थी और आपने सोचा वो तो मिली हुई है, कहते नहीं फिर से जाइए आप फिजिकली और उसकी प्रक्रिया फिर से कंप्लीट करिए एडमिशन की, नहीं तो सीट अपने आप कैंसिल मानी जाएगी। क्यों, सेकंड राउंड में जाकर के आपने एडमिशन प्रक्रिया किया नहीं, तो इसका मतलब सेकंड राउंड में वो सीट फिर से मिल गई थी, आपने एडमिशन नहीं लिया यानी सीट खत्म हो गई और ये कहते हैं इसके लिए आप खुद ही उत्तरदायित्व होंगे। तो मोटे तौर पे बता दें, फर्स्ट राउंड में आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, एमबीबीएस मेरठ माने अलॉट हो गया, आपको लगता है कि हमारे मार्क्स ऐसे हैं कि हम इससे बेहतर सीट पा सकते हैं, हम केजीएमसी आरएमएल जीएसवीएम कानपुर पा सकते हैं, तो आपने जब सेकेंड राउंड में जाना है तो चॉइस फिलिंग में आप वहां पर उन्हीं कॉलेजेस को डालिएगा जो कॉलेज आपके पाए गए कॉलेज से बेटर आपको लगते हैं। अगर आपने उसमें वही कॉलेज जहां पर आप एमबीबीएस की सीट पा गए गलती से वो भी चॉइस फिलिंग में भर दिया और वो आपको सेकंड राउंड में मिल गया, तो आपको जाके पुनः वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, कैसे होगी क्या है पूरा बेटा यहाँ पर डिटेल है। राजकीय तथा निजी यानी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेजेस हेतु प्रथम राउंड की काउंसलिंग द्वारा आवंटित या प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन यानी फ्री एग्जिट की सुविधा होगी, अर्थात प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। फर्स्ट राउंड में सीट आपको अलॉट हो गई, आप जाकर के उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया अगर नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो किसी तरह से फोरफिट नहीं होगी, जब्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तो भैया इस बार फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, यानी पहले राउंड में सीट पाइए, एडमिशन लेना हो लीजिए, ना लेना हो ना लीजिए, कॉलेज में मत जाइए, सेकंड राउंड में आप अपने आप चले जाएंगे, आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से निःशुल्क यानी फ्री एग्जिट की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी सेकंड और थर्ड चक्र की काउंसलिंग में पुनः पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट राउंड में आपने फ्री एग्जिट ले लिया तो बड़े आराम से आप सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के नियम क्या है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनआवंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग की, आपने 2000 की रजिस्ट्रेशन अमाउंट को जमा किया और साथ ही साथ आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया 30,000 रुपए, आपको कोई सीट आवंटित नहीं हुई, अनआवंटित मतलब नॉट अलॉटेड, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, या आपको फर्स्ट राउंड में एक सीट पर प्रवेश मिल गया, आपने जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई भी सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल है, आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, 30,000 की सिक्योरिटी मनी, 2,000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा किया था, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली, आप बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली और आपने जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो भी आप वहां पर अपग्रेडेशन के लिए टिक करके सेकंड राउंड में चले जाएं, आपका कोई भी पैसा जब्त नहीं होगा। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेजेस हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट था, आपको सीट अलॉट हो जाए, एडमिशन लेना हो ले, ना लेना हो ना ले, कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो डेंटल कॉलेज हो, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में
जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही एलिजिबल होंगे। सेकंड राउंड में अगर सीट मिल गई तो आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। एडमिशन लेने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए, उसमें टिक कर दीजिए कि भैया हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद जाके एडमिशन नहीं लिया, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे एमबीबीएस, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी, वहां पर जब्त हो जाएगी। अभी आपके ऊपर थर्ड राउंड में जाने का चांस है। आप थर्ड राउंड में जाइए और सिक्योरिटी मनी जो 30,000 रुपए है वो फिर से जमा करिए, आपका नुकसान हो जाएगा, बस ये है। लेकिन आप तीसरे राउंड तक जा सकते हैं। राजकीय तथा निजी यानी गवर्नमेंट और मेडिकल क्षेत्र के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसके द्वारा राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा संपूर्ण शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस हेतु उसके द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों को भी वापस कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन लिया, फीस वगैरह जमा की, वहां पर आपकी एडमिशन फीस भी जमा होगी, कुछ वहां पर आपका ट्यूशन फीस वगैरह भी जमा होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। उसके बाद आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया और आप सेकंड राउंड में गए। सेकंड राउंड में अगर आपको दूसरी सीट मिल जाएगी क्योंकि आपने अपग्रेडेशन में डाला था, अब आपको सेकंड राउंड में उस सीट पर भी जाके एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं आप लेंगे तो फर्स्ट राउंड में जो सिक्योरिटी मनी आपने जमा की थी वो सारी जब्त हो जाएगी। अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेकंड राउंड में एडमिशन पाते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा संपूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। नहीं, एडमिशन शुल्क जो होगा, एडमिशन फीस सरकारी के केस में आपकी जब्त कर ली जाएगी और प्राइवेट के केस में जो है तत्समय शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी आपका उस समय जो ट्यूशन फीस है वो वापस होगी और बाकी की फीस जो है वो वापस नहीं होगी। तृतीय चक्र की काउंसलिंग प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से अनआवंटित यानी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तथा प्रवेशित यानी आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में प्रवेश मिल गया है। बातें समझिएगा, आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग की, आपको कोई सीट मिली ही नहीं, और या आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट मिली और आपने जाके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, सेकंड राउंड काउंसलिंग की, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो थर्ड राउंड में आप सीधे चले जाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन मिल चुका था तो आप अपग्रेडेशन के लिए थर्ड राउंड तक जा सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब थर्ड राउंड में आपको चाहे प्राइवेट में सीट मिले, चाहे गवर्नमेंट में मिले, चाहे एमबीबीएस मिले, चाहे डेंटल मिले, आपको एडमिशन लेना होगा। अन्यथा पेनल्टी क्या है? अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तथा तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क जब्त कर लिए जाएंगे। यानी कि थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि यानी टोटल सिक्योरिटी मनी और तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क, और बेटा उस समय आपने जो समस्त शुल्क जमा कर रखे थे, किस राउंड में बेटा? ये तृतीय राउंड की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई समस्त धरोहर राशि जमा कर ली जाएगी। तो बेटा ऐसे केस में आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया में जितने भी शुल्क आपने जमा किए थे सब के सब जब्त हो जाएंगे। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी के द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी तथा तत्समय जमा किए गए शिक्षण शुल्क का 50% जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर आप निजी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में प्रथम दूसरे राउंड की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यानी फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया था जाकर के, लेकिन उसके बाद थर्ड राउंड में आपको सीट मिलती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी और साथ ही साथ उस समय जमा किया गया जितना भी ट्यूशन फीस है उसका 50% जब्त हो जाएगा।
50% जब्त हो जाएगा। तृतीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात यदि आरक्षित श्रेणी की कोई सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिका अनुसार आमेलित यानी समायोजित किया जाएगा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो गई, उसके बाद सीधे बेटा स्टे राउंड की काउंसलिंग आएगी। तो उस दौरान अगर आरक्षित श्रेणी में यानी रिजर्व श्रेणी की कैटेगरी की कुछ सीटें थर्ड राउंड तक खाली रह जाती हैं तो उन सीटों का कन्वर्जन है वो किया जाता है। वो कन्वर्जन का नियम क्या है? अगर थर्ड राउंड के बाद एसटी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीटें अगर कुछ बचती हैं तो वो ओपन एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर इसी तरह से एससी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर की कुछ सीटें तीसरे राउंड के बाद बनती हैं तो एससी ओपन में ये कन्वर्ट हो जाएंगी। अनरिजर्व कैटेगरी की इन कैटेगरीज की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीट्स अगर खाली रहती हैं वो सीधे अनरिजर्व कैटेगरी की ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। यही ओबीसी की इन सीट्स का भी ओबीसी की ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की ये सीट्स ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। और अगर एसटी की कुछ सीटें यहां बच जाती हैं, एसटी कैटेगरी की सीटें बच जाती हैं तो फिर वो आगे एससी में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी एसटी की सीट अगर बची तो एससी कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन का मौका मिलेगा। और अगर एससी कैटेगरी में सीटें बच गई थर्ड राउंड के बाद तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। और ओबीसी की भी सीटें अगर थर्ड राउंड के बाद बची मतलब उस पर किसी बच्चे ने क्लेम ही नहीं किया, इतने बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया उसके लिए, तो ये भी अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कुछ सीटें होंगी वो भी अनरिजर्व में चली जाएंगी। और माइनॉरिटी की अगर सीटें हुई वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में स्टे राउंड में चली जाएंगी। तो इस तरह से बेटा सीटों का कन्वर्जन का रूल है। स्टे वैकेंसी राउंड के संबंध में आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की सारी नियम बता दिए गए। स्टे वैकेंसी राउंड है तो अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र की काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिली है। आपको यूपी नीट के राउंड 1, 2, 3 में कोई सीट मिली ही नहीं, अलॉट ही नहीं हुई, तभी आप स्टे राउंड में जा सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड है टू नीट यूजी 2024 की ऑल इंडिया काउंसलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे यानी एलिजिबल नहीं होंगे। आप जब यूपी की स्टे राउंड में काउंसलिंग करने जाएंगे उससे पहले अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से किसी भी जगह पे सीट अलॉट हुई थी और आपने वहां एडमिशन ले लिया था, मतलब अलॉट होना वहां नहीं है, अगर अलॉट हुई थी आपने एडमिशन नहीं लिया तब तो फिर आप यहाँ स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली और आपने उस सीट पे एडमिशन ले रखा है तो फिर आप यूपी नीट के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। इससे सीट ब्लॉकिंग रुकेगी, ये अच्छा कदम है। यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड की एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह यानी एलिजिबल होंगे। तो अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में बीडीएस की सीट अलॉट हो गई है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस की सीट की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय निजी क्षेत्र के एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर राशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। आप बीडीएस पा चुके हैं, आप एमबीबीएस के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं स्टे राउंड में तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। जिन अभ्यर्थियों की धरोहर राशि जमा नहीं होगी वो अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के लिए अर्ह यानी एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिक्योरिटी मनी जमा करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने के लिए समस्त एलिजिबल अभ्यर्थियों को पृथक रूप से 1000 रुपए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना अनिवार्य होगा। तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 1000 रुपए का एक शुल्क है जो एडिशनल है। अगर आपने पहले 2000 जमा किया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों में काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए हों एवं प्रथम बार स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हों उन्हें नियमानुसार धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो सीधे स्टे वैकेंसी राउंड में आए हैं तो उन्हें ऑब्वियसली बात है 1000 तो जमा ही करना होगा पैसा और 30,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट देखिए, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर्ड एवं अनआवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर राशि जमा की गई है उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने राउंड 1, 2 और 3 में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करनी है, वही सिक्योरिटी मनी आगे आपके काम आ जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल
शैक्षिक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवंटित मेडिकल कॉलेज या नोडल सेंटर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। तो स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो तुरंत उस मेडिकल कॉलेज में जहां सीट मिलती है वहां या नोडल सेंटर पे जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड में से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थी की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025-26 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इस साल की स्टे वैकेंसी राउंड की आप काउंसलिंग करते हैं, आपको एक सीट मिल जाती है और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त ही होगी। आप 2025 की जो काउंसलिंग होगी यूपी नीट की उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रवेश प्रक्रिया क्या है? प्रवेश प्रक्रिया क्या है? राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय में आवेदन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समस्त शुल्क संबंधित मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अगर आपको किसी राउंड में सीट अलॉट होती है, जिस कॉलेज में अलॉट होती है वहां जाएंगे और आपको फिजिकली जाकर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं अल्पसंख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में रिट याचिका ये इसके अनुसार विभिन्न मेडिकल या डेंटल संस्थानों, विश्वविद्यालयों को नोडल सेंटर बना करके निजी क्षेत्र के कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज मिलता है, कोर्ट में डाली गई एक याचिका के अनुसार उस कॉलेज में नहीं बल्कि किसी नोडल सेंटर पे जाकर के बच्चे को पूरी की पूरी एडमिशन की प्रक्रिया को करना होगा। ये प्राइवेट में एडमिशन का प्रवेश लेने का नियम है। प्राइवेट में एडमिशन के लिए नोडल सेंटर्स क्या होंगे, इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय हो के साथ निर्धारित नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में धरोहर राशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी। तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको सारा का सारा जो शिक्षण शुल्क वगैरह है वो डिमांड ड्राफ्ट बना करके जमा करना होगा और उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर के प्रक्रिया को करना होगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज अथवा नोडल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन या प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी। तो जब आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तो सेंटर पर आप जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे, उन्हें जमा करेंगे, उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर किसी भी स्थिति में आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा NIC के पोर्टल पर निर्धारित समयांतर्गत अपडेट करेंगे तथा पोर्टल पर अपडेट किए गए प्रवेश ही मान्य होंगे। तो जब आप नोडल सेंटर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, आपका जो डाटा है वो वहां के कर्मचारी जो होंगे इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे और केवल अब पोर्टल पर अपडेट किए गए प्रवेश ही मान्य होंगे। तो ये मुझे लगता है हमारे आपके लिए नहीं है, ये सामने वाले कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन है। प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख या प्रमाण पत्र सूचना कूट रचित यानी फोर्ज पाई जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आपने प्रवेश ले लिया, डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, फोर्जरी से बनाया गया होता है, नकली डॉक्यूमेंट पाया जाता है, तो तुरंत आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और रूल्स के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी होगी। काउंसलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों का कॉलेज, नोडल सेंटर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। तो जब काउंसलिंग हो जाएगी और सीट आवंटित हो जाएगी तो आप लोगों का एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल परीक्षण भी होगा। त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं, आप सीट लेने के बाद उसे छोड़ना चाहते हैं,
त्यागपत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह यानी एलिजिबल होंगे जिनके पास आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो। अगर आपने प्रवेश की एडमिशन की प्रोसेस को पूरा कर लिया है तभी आप जो है रिजाइन कर सकते हैं। ये रेजिग्नेशन का रूल है। कई बार बच्चा होता है ना कि उस राउंड से रिजाइन करके सोचता चलो हम अगले राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे और अगर सिक्योरिटी मनी एक्स्ट्रा देनी होगी हम दे देंगे। तो रिजाइन करने का रूल क्या है? त्यागपत्र देने हेतु तो वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई है, यानी आपने एडमिशन किया तभी आप रिजाइन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कॉलेज नोडल सेंटर पर संपन्न की गई थी उसी कॉलेज या नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, आपने जाके एडमिशन ले लिया, फिर आपको लगा कि हम ऐसा करते रिजाइन कर देते हैं, सीट को छोड़ देते हैं, तो आप सोचो हम ईमेल कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं है, आपको वहां पर फिजिकली जाना होगा और वहां पर त्यागपत्र उसी नोडल सेंटर पर उसी कॉलेज पर दे करके त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्यागपत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए एनआईसी के पोर्टल पर निर्धारित समय अंतर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किए गए त्यागपत्र ही मान्य होंगे। तो जब आप रिजाइन करेंगे तो उस समय के वहां के जो कर्मचारी हैं वो एनआईसी के पोर्टल पर आपके रेजिग्नेशन को अपडेट करेंगे और अपडेट नहीं होगा तो आपका त्यागपत्र नहीं माना जाएगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग का त्यागपत्र का यानी रिजाइन करने का रूल क्या है? यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग के आवंटन के पश्चात प्रदेश के किसी भी राजकीय या निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट मिली और आपने सीट पर एडमिशन ले लिया, तत्पश्चात वह प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है, उसके बाद आपको लगा कि नहीं मैं इस सीट से रिजाइन करना चाहता हूं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व, उदाहरण के लिए यदि द्वितीय काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 24 जुलाई को अगर मान लीजिए हो रही है 11 बजे तक, तो आपको उससे 2 दिन पहले यानी 24 जुलाई से 2 दिन पहले यानी 22 जुलाई को 11 बजे से पहले रिजाइन कर देना होगा। रूल ये है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और थोड़ी देर बाद को लगा कि हमें रिजाइन करना है, तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग की जो डेट होगी उससे 2 दिन पहले त्यागपत्र दे देना है। आप 3 दिन पहले देते चलेगा, लेकिन 2 दिन से कम टाइम में आपको रिजाइन करने का प्रोविजन नहीं है। तो ये रूल है त्यागपत्र देने का। अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को निःशुल्क निर्गमन यानी फ्री एग्जिट की सुविधा होगी। ये फर्स्ट राउंड का रूल है। फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन के कुछ समय बाद लगा मुझे रिजाइन करना है, आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक आप त्यागपत्र दे देंगे तो आपको फ्री एग्जिट की सुविधा मिल जाएगी। यानी अभ्यर्थी की संपूर्ण धरोहर राशि एवं राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको फ्री एग्जिट की सुविधा होगी। इसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में जो एडमिशन शुल्क है वो छोड़ के यानी वो बेकार जाएगा, तत्समय जमा समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो आपने अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट राउंड के बाद आपने त्यागपत्र दिया, 2 दिन पहले त्यागपत्र दिया चॉइस फिलिंग से, तो एडमिशन शुल्क जमा हुआ वो जाएगा, उसके अलावा और पैसा वापस हो जाएगा। प्राइवेट के केस में क्या होगा कि तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस किया जाएगा, तो ट्यूशन फीस वापस होगी। प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से संबंधित प्राविधान लागू होंगे। तो अगर आपने 2 दिन पहले त्यागपत्र नहीं दिया तो फिर आपके ऊपर सेकंड राउंड की काउंसलिंग के नियम लागू होंगे। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो उसके क्या रूल है? राजकीय तथा निजी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु इसकी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि सेकंड राउंड में आपको सीट मिली और आपको लगता है कि आप रिजाइन करना चाहते हैं तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आपको कम से कम 2 दिन पहले रिजाइन करना होगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी एवं राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस किया जाएगा।
प्रथम या द्वितीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर तृतीय चक्र की काउंसलिंग से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। तो अगर आप रिजाइन करने में थोड़ा डिले होते हैं, 2 दिन पहले रिजाइन करने वाला जो नियम है वो आप नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे, वहां के जो नियम है वो लगेंगे। थर्ड राउंड की काउंसलिंग के नियम क्या है? राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु प्रदेश की तृतीय राउंड की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी। तो फर्स्ट राउंड के बाद रिजाइन कर सकते हैं एडमिशन अगर आपने ले लिया था। सेकेंड राउंड में भी आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद भी थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में रिजाइन करने की अनुमति नहीं होगी। फिर भी यदि अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तथा तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है भैया तीसरे राउंड के बाद मुझे छोड़ देना है सीट को, तो फिर अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी तथा तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क, आपको सारा का सारा जो पैसा एडमिशन के समय आपने एक थर्ड राउंड के टाइम तक आपने जमा किया, सारा का सारा अमाउंट आपका जब्त हो जाएगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात किसी व्यक्ति को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी। आप थर्ड राउंड के बाद रिजाइन नहीं कर सकते। फिर भी यदि अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग 2 दिन पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तथा उसके द्वारा तत्समय किए गए शिक्षण शुल्क का 50% जब्त कर लिया जाएगा। तो आप जब थर्ड राउंड तक जाएंगे उस समय जो आपने शिक्षण शुल्क जमा किया था उसका भी 50% जब्त हो जाएगा। ये प्राइवेट के लिए है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड से प्रवेशित कोई भी व्यक्ति यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थी पर स्टे वैकेंसी राउंड के नियम लागू होते हैं। ठीक है। अब स्टे वैकेंसी राउंड के त्यागपत्र के क्या नियम है? राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु स्टे वैकेंसी राउंड के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी और तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क यानी तब तक जमा किया गया सारी फीस जो है जब्त कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर राशि वापस की जा चुकी है तो वह भी अभ्यर्थियों को वापस करनी होगी। यानी बाई चांस अगर आपको सिक्योरिटी मनी वापस की जा चुकी है तो वो आपको वापस करनी होगी। मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। धरोहर धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय होगी। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में सीट पा जाते हैं और उसके बाद आप सीट छोड़ना चाहते हैं या फिर आप एडमिशन ले लेते हैं और कुछ महीनों तक पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे रिजाइन करना है, तो ऐसे केस में आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। उस समय तक आपने जितनी फीस पे की है वो जब्त हो जाएगी। और आपको पता है बेटा, सिक्योरिटी मनी आपके फीस में एडजस्ट नहीं होती है। सिक्योरिटी मनी कुछ महीनों बाद आपके पास वापस आ जाती है। अगर वो सिक्योरिटी मनी आपके पास वापस आ चुकी है और आपने उसके बाद 2-4 महीने 5 महीने पढ़ाई के बाद डिसकंटिन्यू करना चाहा, रिजाइन करना चाहा, तो वो सिक्योरिटी मनी जो वापस हो चुकी है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी ड्राफ्ट बना करके। तो ये रूल है स्टे वैकेंसी राउंड। और उसके बाद कुछ पढ़ाई कर लेने के बाद अगर आप रिजाइन करते हैं। बॉन्ड व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में क्या है? चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2 के शासनादेश इसके अनुसार यथा संशोधित के क्रम के राजकीय मेडिकल संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक यानी एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से संबंधित बॉन्ड भराए जाने के पश्चात तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहां बता रहे हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट का बॉन्ड का जो नियम है वो अलग अलग है। तो जो रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार किसी मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड भरने की व्यवस्था है कि आप जब एमबीबीएस या बीडीएस कर लेंगे तो इतने समय तक आप वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी होती है। वो नियम लगेंगे, वो इंस्टीट्यूट वाइज बदल जाते हैं। तो ये केवल बताया गया कि रूल के अनुसार चलेगा क्या होता है। शासनादेश 10-10 के अनुसार 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय निजी क्षेत्र के
राजकीय यानी गवर्नमेंट, निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हेतु यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से डिबार कर दिया जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने स्टे वैकेंसी राउंड के बाद सीट छोड़ दी या उस बच्चे ने कुछ महीने पढ़ाई करने के बाद सीट छोड़ दी तो फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर वो ये जो प्रवेश प्रक्रिया होती है, एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नीट काउंसलिंग के बोर्ड का गठन ये सब ये बताया गया है। तो इस वीडियो में बेटा ये डिटेल बातचीत आपके साथ करनी थी कि यूपी नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गया है। अभी किसी भी तरह का डेट और शेड्यूल नहीं आया है, वो शेड्यूल निश्चित रूप से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शेड्यूल के बाद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू।